नमस्कार, माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ज्ञानदा कदम. कोरोनामुळे सध्या आपला देश संकटात आहे. आसपासचं वातावरण निराशा दाटवणारं वातावरण आहे. पण या कठीण परिस्थितीत सुद्धा अनेक जण असे आहेत जे प्रचंड सकारात्मकतेनं आणि ऊर्जेनं काम करतात आणि सोबतच कोरोना विरोधातल्या लढाईला बळ देऊन नवी चेतना जागवतात. जगण्या मरण्यात केवळ एका श्वासाचं अंतर असलेल्या अनेक रुग्णांना स्वखर्चानं प्राणवायूचा पुरवठा करणारे प्यारे खान आजचे आपले कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. सध्याचं सगळ्यात वेदनादायी चित्र म्हणजे ऑक्सिजन अभावी रुग्णांची होणारी तडफड आणि आपल्या प्रियजनांना ऑक्सिजन मिळवून देण्यासाठी नातेवाईकांची होणारी फरफट. या संकट काळात ऑक्सिजनसाठी धडपडणाऱ्या अनेक रुग्णांसाठी देवदूत म्हणून पुढे आलेत नागपूरचे उद्योजक प्यारे खान. नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयामध्ये त्यांनी आजवर स्वखर्चातनं 400 मेट्रिक टनचा ऑक्सिजनचा पुरवठा केलाय आणि यासाठी थोडके नाही तर पदरचे 85 लाख रुपये खर्च करताना त्यांनी मागे पुढे सुद्धा पाहिलेलं नाहीये. एकेकाळी प्यारे खान नागपूर स्थानकाबाहेर संत्री विकायचे. त्यांच्या वडिलांचं छोटंसं किराणामालाचं दुकान होतं, पण प्यारे खान यांची स्वप्न बरीच मोठी होती. आपली हिंमत आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी या 400 कोटींचं साम्राज्य उभं केलंय. आपल्या कमाईतनं इतरांना मदतीचा हात देऊ करणाऱ्या प्यारे खान यांच्याशी आपण संवाद साधूया आणि मनसोक्त गप्पा मारूया. नमस्कार प्यारे खान जी, आपलं स्वागत आहे माझ्या कट्ट्यावर. नमस्ते मैडम. प्यारे खान जी, मतलब महाराष्ट्र को आपने जो ऑक्सीजन के बारे में काम किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया है. अभी ज्ञानदा ने बताया आपका 400 करोड़ का कारोबार है. मैं आपके ही ओर से सुनना चाहता हूँ कि आज आप जो काम करते हैं वो क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, आप किस क्षेत्र में है? सर बेसिकली मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरे 2 पेट्रोल पंप भी है एंड हम लोग लॉजिस्टिक में JSW, टाटा स्टील एंड KC इंटरनेशनल, सांघवी क्रेन, सेल, रिलायंस और ये सब क्लाइंट के साथ हम लोग काम करते हैं. आपका कारोबार जो है वो 400 करोड़ है कि 400 करोड़ कभी था अब और आगे गया है? नहीं, अभी 400 करोड़ से थोड़ा सा नीचे आ गया. कोविड की वजह से 10-20 करोड़ कम ही होगा, लेकिन 400 करोड़ के आसपास है. तो मेरे 2 पेट्रोल पंप है और 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक अश्मी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड एंड एक अश्मी लॉजिस्टिक. आपके पास अभी कुल कितने ट्रक या ट्रॉलर्स है? मेरे पास खुद के जो है वो 300 ट्रेलर है एंड उसमें क्रेनें भी है, कुछ क्रेनें हैं और मार्केट की जो अटैच गाड़ियाँ है वो तकरीबन 2200-2500 गाड़ियाँ हम लोग के साथ में एक अटैच में है. कुछ रिलेशंस में, कुछ दोस्त की है, कुछ रिश्तेदार की है और कुछ अदर्स है. प्यारे खान जी, ये जब आप आंकड़े सब बता रहे हैं तो मैं नहीं, पूरा महाराष्ट्र जब ये सुन रहा है तो मतलब उसकी आंखें चौंक गई होगी कि जो बच्चा ट्रेन में कभी का संतरे बेचा करता था उसने इतना बड़ा कारोबार किया है. आपका नाम भी प्यारे खान है. आपके अम्मी जान को ये पता था कि अपना बच्चा आगे जाके इतना प्यारा काम करने वाला है और इसलिए आपका नाम प्यारे खान रखा, प्यारे रखा? क्या है उसके पीछे की कहानी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिकली मैंने तो कभी ऐसा जीवन में सोचा नहीं था. हम लोग एक बहुत गरीब परिवार से थे, तो मैंने जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन भगवान ने रास्ते बना दिए. नहीं, ऐसे भगवान तो हर एक के लिए तो रास्ते नहीं बनाता ना, कुछ तो होगा. इसकी शुरुआत करने से लेके आज आप जिस मुकाम तक आए हैं, कुछ तो होगा कि आपको ये मतलब जो आज आपने किया है, करके दिखाया है, वो हो गया. तो शुरुआत कैसे हुई और उसमें आगे कैसे कैसे ये आपका जो कारोबार है वो बढ़ता गया? देखिए, शुरुआत तो क्या है कि मैं बहुत सारे काम किए. जैसा रेलवे स्टेशन पे कभी संतरे बेचता था, कभी नागपुर में NK कुसुमगर करके कंपनी है, होंडा की कंपनी, वहाँ पे मैं गाड़ी भी वॉश किया कम से कम 1-1.5 साल. और सबसे ज़्यादा मैंने जो किया है ऑटो रिक्शा चलाया 6 साल, यानी 94 से लेके 2000, 6 या 7 साल, 94 से लेके 2001 तक. उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए करके. तो करने के लिए कुछ पैसा लगता है, तो काफ़ी सारे बैंकों में मैंने ट्राई किया तो लोन मुझे मिला नहीं. फिर 2004 में एक ING वैश्य बैंक थी जिसने मुझे पहला 11 लाख रुपए का लोन दिया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई.
और 2007 में मैंने अश्मी रोड कैरियर करके बेटी के नाम पे एक कंपनी बनाया है, अश्मी रोड कैरियर करके। और फिर धीरे धीरे मैं अपना काम करता गया, फिर 1 से 2 ट्रक, 2 से 4, 4 से 6। तो लाइफ में मेरे कठिनाइयाँ तो बहुत आई, क्योंकि जब मैंने पहला ट्रक लिया था तो उसका 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ये लाइन तेरे लिए नहीं है प्रॉपर और इसमें नहीं जाना चाहिए करके। तो मैंने बोला नहीं, इसको करके देखते हैं। तो फिर वो ट्रक को लाया, उसके बाद उसको रिपेयर किया, बनाया, बनाने के बाद वापस से फिर रोड पे आया। तो धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 गाड़ी, 3-3 गाड़ी बढ़ाता गया। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा 2013 तक। तो 2013 के बाद फिर एकदम मैंने पिकअप लिया है। 2013 के बाद जब मेरा थोड़ा अच्छी 25-50-100 गाड़ियाँ मेरे पास 50-70-80 गाड़ियाँ हो गई थी। उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आया, तो उसमें श्री नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। तो उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी लेके आया था GVW करके, ग्रॉस व्हीकल वेट। तो उस समय मेरा काम काफ़ी अच्छा था और मेरे पास JSW, टाटा स्टील, इन बड़े बड़े क्लाइंटों के काफ़ी काम थे। तो वो पॉलिसी श्री नितिन गडकरी जी ने देश के जो गरीब मोटर मालिक है उनके लिए लेके आई थी। लेकिन वो पॉलिसी का सबको इतना फ़ायदा हुआ, क्या उनके वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया। वो पॉलिसी क्या थी और उसका किस तरह से फ़ायदा हुआ ट्रांसपोर्टर्स को? ये पॉलिसी का एक्चुअली ये सारे गरीब लोगों के हिसाब से, जैसा गवर्नमेंट क्या करती है, देश हित में कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिसी लाती है, जैसा एक कंट्रोल में लेके आ गया कि भाई 10 रुपये किलो का अनाज आपको 2 रुपये किलो में मिलेगा। तो वैसे ही एक ये साहब ने पॉलिसी लेके आया था। पॉलिसी ऐसी थी कि GVW यानी ग्रॉस व्हीकल वेट, वो था कि जैसा 15 टन की गाड़ी में आप 20 टन लेके जाओगे। तो उससे क्या था, जो करप्शन था, करप्शन भी इंडिया में यानी 80-90% ख़त्म हो गया। और जो ट्रांसपोर्टर को नागपुर से मुंबई जाने के 15,000 रुपये मिलते थे, तो वो नागपुर से मुंबई जाने के 20,000 रुपये मिलने लगे। क्योंकि जब क्या था कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा बर्बाद होने के कगार पे था। तो ये पॉलिसी आने के वजह से ये बहुत सारे लोगों को एक प्रकार का बूस्ट मिल गया, यानी जीवन दान, दूसरा जीवन दान मिला। तो साहब तो तब तक मेरे को जानते भी नहीं थे और मैं भी साहब से कभी मिला नहीं था। लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि उनके इस कार्य के लिए मैं उनको बधाई दूं करके। तो लेकिन ऐसा कभी मिलना हुआ नहीं। बात यह है कि मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है, लेकिन आपने 94 में ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। 45 है तो आपने 94 में ऑटो चलाना शुरू कर दिया, मतलब लगभग 25 साल पहले। तो उस बिजनेस में न जाके उसे छोड़ के ये ऑटोमोबाइल वाली लाइन जो है ऑटो से, उसमें जाने का निर्णय आपने क्यों किया? नहीं, कैसा था कि रेलवे स्टेशन पे जब कोई ट्रेन आती थी तो तब हम लोग संतरे बेचते थे। तो उस समय क्या होता था कि वो अलाउ नहीं था वैसा संतरे। वहाँ पे पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे एक लाइसेंस होता है किसी भी चीज़ को बेचने का। तो मेरे साथ के जो लोग थे तो उनको एक बार RPF पुलिस ने पकड़ के लेके गया कि भाई यहाँ पे संतरे बेचना इलीगली अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने अपने मम्मी को बताया, तो मम्मी बोले बेटा कि ये काम ठीक नहीं है, ऐसा कभी भी पकड़ के पुलिस अंदर लेके जाएंगी तो ठीक नहीं। तो फिर उस समय सोचा क्या करना चाहिए। तो देखा मैं तो ऑटो सबसे उस समय इजी लगा, तो किराए का ऑटो लेके चलाने लगा। 94 में मैंने ऑटो किराए का लिया। उस समय कुछ 20-30 रुपये किराया था 94 में। तो फिर मम्मी को कहा मैंने कि भाई मैं खुद का ऑटो लेना चाहता हूँ। तो मम्मी ने थोड़े बहुत पैसे अरेंज करके फिर वो मुझे ऑटो दिलवा के दिया। 12,000 रुपये दिया था मम्मी ने, बाकी का फिर मैंने लोन, उस 500 का वो ऑटो रिक्शा हुआ था, तो बाकी का लोन मैंने फिर चुका दिया। तो और उसके बाद सोचा कि नहीं अब कुछ करते। तो ऑटो चलाने के साथ साथ मैं ऑर्केस्ट्रा में रात में भी बजाने जाता था, क्योंकि उस समय उतने पैसे में एडजस्टमेंट होता नहीं था। तो मैंने कीबोर्ड भी बजाना सीखा है, तो ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में कीबोर्ड बजाता था। अच्छा। तो ये सिलसिला 2001 तक चलता रहा। उसके बाद लगा कि नहीं अभी कुछ बड़ा करना चाहिए। तो बड़ा करना चाहिए तो हमारे कुछ मामा जी के रिश्तेदार थे, उनके पास ट्रक थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रक लेते हैं।
तो ऐसी मन में आया ट्रक लेना चाहिए करके। लेकिन ट्रक के बारे में लोग ऐसा कहते थे कि सबसे अगर किसी से दुश्मनी निकालना है तो ट्रक किसी को दिला दो। मैं बोला चलो देखते हैं कि इसमें ख़राब क्या है। तो वहाँ से शुरुआत है, वैसा इस लाइन में आ गया मैं। ये मेरा फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। नहीं, लेकिन आप अपने बचपन के बारे में भी बताइए ना, मतलब आप कौन से एरिया में रहते थे, आपका बचपन कैसे बीता, आप कितने भाई बहन थे, घर के हालात कैसे थे, आप जिस स्कूल में गए थे वहाँ एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे? नहीं, बचपन तो मेरा बहुत कठिनाई में गुजरा। हम लोग एक्चुअली सतरंजीपुरे में रहते थे और शायद हम लोग रेंट से रहते थे। तो मेरा जन्म सतरंजीपुरा करके नागपुर में ही है, डागा अस्पताल में, वहीं हुआ है। और सुबानी हाई स्कूल करके थी, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। और घर की माली हालत जो थी वो बहुत ही ख़राब थी कि पापा का भी बिजनेस नहीं चलता था उस समय। तो हम लोग मेरे ख्याल से 87 में वहाँ से ताजबाग गए। और घर की कंडीशन ये थी क्या, यानी 5th क्लास में था मैं। तो उस समय हम जैसा 2 महीने की छुट्टी लगती थी तो उस समय भी हम लोगों को काम पे जाना पड़ता था। तो मेरे बड़े ब्रदर और मैं, हम लोग कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे। फिर मैट्रिक यहाँ पे आके ताजबाग में ही जब आए तो तब मेरा मैट्रिक हुआ। तो मैट्रिक में मैं फ़ेल हो गया। तो मैट्रिक में फ़ेल होने के बाद तो फिर तो कुछ था ही नहीं एजुकेशन का। तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम स्टार्ट किया। लेकिन जब आप स्कूल में जो थे, मिलता था वो करते थे। जब आप स्कूल में थे तो आपका ख्वाब क्या हुआ करता था? आप क्या ख्वाब देखते थे? आपको बड़ा होके क्या बनना था? नहीं, देखिए उस समय तो क्योंकि घर की माली हालत इतनी ख़राब थी, उस समय ना कोई ख्वाब थे ना कुछ था, सिर्फ खाना मिल जाए वही था। तो आपको याद है कि आपको ख्वाब देखना आपने कब शुरू कर दिया? नहीं, ख्वाब तो मैं ऐसा ये नहीं कि जब ऑटो रिक्शा चलाता था तब मैं सोचता था कि नहीं कभी बड़ा काम करना है। जब फर्स्ट टाइम मैंने यानी अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया ऑटो रिक्शा, उसके बाद मैंने सोच मेरी बदली। तो रिश्तेदार और बाकी जो लोग होते हैं उनका क्या था आपके, मतलब आपके बारे में? क्या वो सपोर्टिव थे, मदद करना चाहते थे, मदद किसी ने की? नहीं, उनकी भी हालत हमसे भी ख़राब थी। तो एक जब मेरे को कुछ 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक रिश्तेदार के पास गया, उनसे कहा कि 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि घर के पेपर लेके आइए, हम किसी न किसी के पास रख के गिरवी रख के वो पैसे दिलवा देता हूँ। तो फिर उसी समय मैंने सोचा कि नहीं, अगर पैसे चाहिए तो बैंक में ही ट्राई करते। तो उस समय फिर मैंने बैंक में सर्च करना चालू किया कि पैसा कैसा मिलता है करके। और आज भगवान की दया है कि 150-200 करोड़ रुपए के हमारे पे लोन है। अच्छा। यानी अभी किसी भी बैंक को बोलो तो पैसा दे देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से सारी बातें शुरू की, लेकिन अभी आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो ऑक्सीजन मैन नाम की वजह से। तो इस कोविड के पूरे सिचुएशन में कि हाँ मुझे ऑक्सीजन देना चाहिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ये भावना कहाँ से कैसे जागृत हुई? और ऑक्सीजन सप्लाई का पूरा जो काम है वो फिलहाल कैसे चलता है? अभी उस समय क्या था मैडम, मैं न्यूज़ चैनल काफ़ी सारे देख रहा था, क्या लोग काफ़ी मर रहे थे। और जहाँ वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। तो उसी बीच एक श्री नितिन गडकरी जी का ट्वीट आया कि कोई भी बिजनेसमैन इसमें अगर सपोर्ट करना चाहता है तो वो आके कर सकता है। तो वैसे ही क्या श्री नितिन गडकरी जी के मैं इतने एहसान मानता हूँ कि उन्होंने जो पॉलिसी लेके आई थी GVW, उसके वजह से मैं काफ़ी बड़ा हूँ। तो मेरा उनसे ऐसा ज़्यादा मेरा कभी ऐसा मिलना हुआ नहीं, लेकिन मैं गया उनके पास जब उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था कि कोई बिजनेसमैन। तो मैंने उनको बताया कि साहब हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को तुरंत बोला इसमें क्या हेल्प लगती है आप बताइए मेरे को। तो मैं सबसे पहले उनका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ये काम दिया। तो उस समय फिर हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले देखा कि देश में टैंकर की किल्लत है। जो ऑक्सीजन टैंकर्स होते हैं ना, अपने देश में ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन टैंकर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो फिर हमने ढूंढना चालू किया। तो एक टैंकर हमारे को बेल्लारी में मिला और एक
भिलाई में मिला, तो उसमें श्री नितिन गडकरी जी ने मेरी बहुत सपोर्ट किया। और फिर 5 टैंकर मेरे को वैजाग से मिले, तो वो साहब ने उनसे बोल के मुझे 5 टैंकर दिलवाए। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मैडम कि उस टैंकरों पे ड्राइवर्स नहीं थे और अंडर रिपेयर थे, और देश में हालात इतने ख़राब थे ऑक्सीजन के। तो मैंने सोचा कि फिर इसको कैसा करें, तो नागपुर से एक कार किया मैंने, साहब का एक लेटर लिया कि ये ड्राइवर को वहाँ जाने के लिए परमिट करे, क्योंकि जिलाबंदी भी हो गई थी शायद उस समय में, या यहाँ के लोगों को वहाँ नहीं जाने थे। तो श्री नितिन गडकरी जी का एक लेटर लिया, यहाँ से कार में ड्राइवर को भेजा, मैकेनिक को भेजा, वो गाड़ियों को वहाँ रिपेयर करके वहाँ से निकाला मैं, और उसको राउल के लिए ले गया ऑक्सीजन भरने के लिए, और वहाँ से ऑक्सीजन भर के फिर नागपुर लाया। आज हमारे पास तकरीबन 19 टैंकर्स है, 19 टैंकर से हम नागपुर में। और अभी श्री नितिन गडकरी जी ने मेरे को पूरे विदर्भ की जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि नागपुर अभी ऑक्सीजन के लिए एकदम कोई तकलीफ नहीं है, और नागपुर के लिए ऑक्सीजन प्लस में। तो आज हम 19 टैंकर की मदद से ये पूरा सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आज विदर्भ के लिए भी बोला, और बीच में साहब ने मेरे को बोला था कि मैं पूरे देश का नेता हूँ, तो 3 टैंकर्स को भोपाल भी भिजवाए ऑक्सीजन भर के। प्यारे खान जी, ये जो टैंकर्स है, ये चलाने के लिए क्या कुछ अलग ड्राइवर को टेक्निक की ज़रूरत होती है, एक? और दूसरा, एक टैंकर की कीमत अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? टैंकर्स तो 50-60 लाख का आता होगा। ये गाड़ी का थोड़ा सा झकोले बहुत ज़्यादा मारती है, जो इसकी जो गाड़ी रहती है ना, जो ऑक्सीजन्स की, और नॉर्मल गाड़ी का उतना ये नहीं रहता। और दूसरा, इसमें लोडिंग अनलोडिंग का फायर का ये वो बहुत सारा, यानी एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी जहाँ पे लोड होता है या अनलोड होता है, तो उसका ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वो सब करवाया, क्योंकि जो गाड़ियाँ लेके आए थे हमने, उसमें तो ड्राइवर थे ही नहीं। प्यारे खान जी, अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में कहा था कि कोरोना की जो लड़ाई है उसका नेतृत्व नितिन गडकरी के पास देना चाहिए। आपने उनको देखा है, उनकी बहुत सराहना की, बार बार आप उनका जिक्र कर रहे हैं कि यह बात होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं इनका और गवर्नमेंट का पर्सनली है, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि जो श्री नितिन गडकरी जी अगर नागपुर में नहीं रहते तो यहाँ पे मरने वालों की संख्या, और यहाँ पे मैं बता रहा आपको, घाट पे कब्रिस्तान में जगह नहीं रहती। जिस दिन मैंने पहला टैंकर लाया और सेकंड टैंकर आया, उस दिन जीएमसी में अगर आप देखते ना, अगर 2 घंटे और ऑक्सीजन नहीं आता तो लोग मेडिकल से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से अपने अपने पेशेंटों को शिफ्ट करना चालू कर दिए थे। और आपका जो क्वेश्चन है कि श्री नितिन गडकरी जी इतने कैपेबल है, वो इंडिया के बाद छोड़िए, मेरे हिसाब से अगर उनको पूरे वर्ल्ड का भी दे दिए तो वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो लगन है। काम देखिए, कोई भी छोटा नहीं होता, उनमें काम करने की लगन होनी चाहिए। अगर आज मैं बोलूँ कि भाई मैं भी पूरे इंडिया में मैनेज कर सकता हूँ ऑक्सीजन, अगर प्रॉपरली लोगों के साथ काम करने का अगर मिले तो। एक तो लगन कहा आपने उनकी जो है उसके बारे में, लेकिन और क्या खासियत देखते हैं एक कॉमन मैन की हैसियत से नितिन गडकरी में? मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा, इतने बड़े मिनिस्टर को, इतने बड़े आदमी है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं खुद बैठा हूँ, रात के 11 बजे और 12 बजे तक। नागपुर में और भी बहुत सारे नेता है, ऐसा नहीं है कि नागपुर में काफ़ी सारे नेता नहीं है, लेकिन उनकी जो मेहनत मैंने देखा तो मेरे को भी मैं बोला, यार जब इतने बड़े, इनको अपने जान का डर नहीं तो हम पीछे क्यों रहे। आज उनको भी तो अपना डर है ना कि मैं किसी से मिलूंगा तो मुझे कोविड हो जाएगा या ये होगा। तो वो देख के मुझे लगा कि जब इतने बड़े व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डाल के वो काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये क्या, अच्छे लोगों से ये प्रेरणा मिलती है, काम करने वालों से। प्यारे खान जी, आपने अभी बताया कि आपके ऊपर अभी पूरे विदर्भ की जिम्मेदारी है, तो कैसे चलता है ये काम? मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरा? अभी मतलब आपने ट्रांसपोर्ट का जो अपना काम है वो बाजू में रख के पूरा ऑक्सीजन का ही काम शुरू है क्या? मतलब कैसे चल रहा है ये सब? हाँ, अभी देखिए, मेरा काम तो क्या है, पिछले भी कोविड में बंद था, तो मेरा काम तो मैं वापस से चालू कर ही लूँगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिजनेस में लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता। देखिए, अभी अगर इस समय अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ पे मरने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये काम ऐसा चलता है कि अभी हमने क्या किया कि नागपुर की रिक्वायरमेंट बना लिया है साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और मैं, और
नितिन गडकरी साहब ऐसे सब बैठे थे कि उन्होंने निकाला कि नागपुर की रिक्वायरमेंट क्या है। नागपुर की रिक्वायरमेंट है 130 टन यानी 12,500 सिलेंडर की पर डे ज़रूरत है नागपुर को। तो वो 20-20 टन के 6.5 टैंकर या 7 टैंकर में पूरी हो जाती है। तो उसके ऊपर से बना, जब नागपुर का प्रॉपर मैनेज हो गया तो साहब ने फिर वापस से एक मीटिंग लिया, बोले अब मेरे को पूरा विदर्भ का करना है। तो फिर विदर्भ में हमने चंद्रपुर देना चालू किया, यवतमाल देना चालू किया, वर्धा देना चालू किया, भंडारा देना चालू किया। उसके बाद साहब ने और बोला कि भाई आप अकोला के लिए कीजिए, वाशिम के लिए कीजिए। बीच में साहब ने 3 टैंकर मध्य प्रदेश भोपाल को भिजवाए। तो साहब का कहना ऐसा था कि भाई मैं पूरे इंडिया का नेता हूँ, मैं नागपुर का नेता नहीं हूँ, मुझे पूरे धीरे धीरे करके सब जगह मेरे को ये भेजना है करके ऑक्सीजन। तो हम जितना हो रहा उतना भेज रहे हैं अभी। और आपको ऑक्सीजन मतलब आप लाते कहाँ से? तो अभी जहाँ मिलता है उसकी भी कुछ लिस्ट वगैरह बनाई है आपने? हाँ, जहाँ जहाँ मिलता है उसकी लिस्ट बना ली है, जहाँ हमारा जितना कोटा है उसकी लिस्ट बना ली है। एक 24 घंटे एक टीम पूरी ट्रैक करते रहती है कि कहाँ पे ड्राइवर, कहाँ गाड़ी है। प्यारे खान जी, आपने कैसे शुरुआत की बिजनेस की वगैरह वो हमने सुना, आपसे ही सुना, लेकिन मैंने सुना था कि आपका ये जो बिजनेस मॉडल है वो आपने IIM में भी पढ़ाया, तो वो क्या था? देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं मैट्रिक फेल था, ठीक है। जीवन में मैं कभी कोई कॉलेज गया नहीं। तो IIM अहमदाबाद वालों ने मुझे बुलाया। एक बार मेरे को IIM से फ़ोन आया, तो मैं उनको पूछा कि IIM क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि आपके बारे में जानना है करके। तो फिर आनंद महिंद्रा जी की टीम आई मेरे यहाँ, बोले आप ये फॉर्म भर दो, आपके बिजनेस, क्योंकि IIM का एक ऐसा मानना है मेरे हिसाब से कि 100 करोड़ के ऊपर के बिजनेस को एक प्रॉपर मैनेजमेंट लगता है। तो वो लोग मेरा मैनेजमेंट कैसा मैंने मैनेज करके रखा 400 करोड़ का बिजनेस, वो लोग देखना चाहते थे। तो उनकी टीम से, IIM अहमदाबाद की टीम से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने देखा कि कुछ फेक तो नहीं है, कैसा है क्या है। तो उन्होंने देखा, फिर मुझे वहाँ बुलाया तो मैं गया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टर थे, बड़े बड़े जितने भी थे। तो वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक केस स्टडी बना रहे थे कि ये सेक्टर कैसा चलता है और इसमें कैसा ग्रोथ किया जाता है। तो उसमें उन्होंने इंडिया के टॉप 20 लोगों को चुना और उसमें मेरे को भी चुना, और 20 में से 6 को लिया। 6 में भी मैं था, 6 में से 4 आए, 4 में भी मैं था, और वो 4 का विनर मैं हूँ। मैट्रिक तब कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपने कैसे सोचा कि हमें करना है और उसके आगे की पढ़ाई भी आपने हमें करना जरूरी है? नहीं, मैट्रिक का ऐसा हुआ कि मेरे को एजुकेशन करना तो नहीं था, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ रहने के कारण क्या था कि मुझे पेट्रोल पंप की बहुत ज़रूरत थी। तो पेपर में एक ऐड आया था कि पेट्रोल पंप चाहिए करके, लेकिन उसमें नीचे में लिखा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास चाहिए, और मैं था मैट्रिक फेल। तो मैंने उसी दिन सोचा कि अभी मैट्रिक पास करते करके, तो मैं स्कूल गया। स्कूल में जैसे ही गया, मैंने बोला उनको कि मुझे मैट्रिक पास करना है, मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है। तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुमको कोई नौकरी नहीं लगने वाली है। तो मैंने कहा सर मुझे मैट्रिक पास करना है। तो फिर उन्होंने बोर्ड में भेजा, तो बोर्ड में भी उस समय पीरियड ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर के लेटर लेके आ सकते हो तो तब हम आपको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो समय ख़त्म हो गया, आप नेक्स्ट ईयर बैठ सकते हो। तो फिर मैं उस समय दरड़ा जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे मैं लेटर ला के फिर मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। तो पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, फिर तीसरी बार पास हुआ। प्यारे खान जी, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऑटो चलाते हैं, बहुत सारे लोग स्टेशन पे या बस स्टैंड पे फल बेचते हैं, हर कोई प्यारे खान होता नहीं है। आपको क्या लगता है, आप जो आज बने हो, क्या कारण उसके हो सकते हैं जिसके कारण आप बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हो गए? ये सबसे बड़ा रिस्क, यानी कि आप जब तक बड़ा रिस्क नहीं ले सकते तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। यानी बिजनेस में रिस्क पावर, क्योंकि अपने यहाँ जो देश में क्या सबसे बड़ा क्या है, बच्चे एक दायरे से बाहर नहीं निकलते। और मैंने उस समय सोचा था कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था। देखिए मेरी सोच उस समय भी थी कि मेरे को ऑटो ज़िंदगी भर नहीं चलाना है।
तो आज भी मैं बता रहा कि आज भी मेरी सोच है कि ज़िंदगी भर मेरे को ट्रांसपोर्ट बिजनेस, अभी हम लोग रोड में रजिस्ट्रेशन करवाए, टोल में रजिस्ट्रेशन करवाए, नए नए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मेरी शुरू से सोच नहीं थी कि मेरे को ऑटो ही चलाना है। मेरी सोच थी कि ये ऑटो फेरी करूँगा, फिर उससे बड़ी गाड़ी लूँगा, फिर उससे बड़ी गाड़ी लूँगा। तो ये सोच ही आपको ऊपर लेके जाती है। ये पैसा रहे ना रहे, ना मेरे को अकाउंट समझता था, ना बैलेंस शीट समझती थी, लेकिन आज सब कुछ समझता है। नहीं, ऐसा है कि सपना देखने वाले, बड़े सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो सिर्फ सपने ही देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ईमानदार भी होते हैं, बड़े सपने भी देखते हैं, रिस्क नहीं ले पाते कई बार, क्योंकि रिस्क लेने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है। हाँ, डरते, और इसके कारण वो डर जाते हैं। आपको मतलब आप ऐसा बता सकते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए ये 3 तो कारण बताए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है कि जो हर कोई आज ये प्रोग्राम आपका देख रहा है, आपको सुन रहा है, वो अगर करेगा तो वो कितना भी छोटा क्यों न हो, वो आपके तरह बड़ा आदमी बन सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, रिस्क फैक्टर एक ऐसी चीज़ है, जैसा एक मैंने प्रोजेक्ट लिया था भूटान में, इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टरों ने उसको करने से मना कर दिया और मैंने बोला मैं करूँगा। तो कंपनी ने मेरे को बहुत पूछा कि तू कैसा करेगा, जब इंडिया के इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों ने मना कर दिया, तू कैसा करेगा। बोला मेरे को कुछ समय दीजिए, मैं आपका काम करके दूंगा, आप मेरे पे इतना विश्वास रखें। तो मिस्टर आनंद कुलकर्णी एंड मिस्टर केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया। मैं यहाँ से भूटान गया, उस प्रोजेक्ट के बारे में देखा कि सारे इंडियंस क्यों मना कर रहे हैं इसको। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी, माल की हाइट थी 17 फीट और जो भूटान गवर्नमेंट का इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो गेट था वो 13.5 फीट। अच्छा। तो सारे लोगों ने सोचा कि हम इतने पछड़े में क्यों पड़े। फिर मैंने उनसे बात की कि भाई मैं यहाँ से कुछ ऐसा पार्ट्स लेके जाना चाहता हूँ क्या जो इसको या आप गेट तोड़ना पड़े। तो वो बोले हम दुनिया इधर की उधर हो जाए, गेट तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि हिस्ट्रिकल गेट है वो 100-150 साल पुराना। तो फिर मैंने वहाँ अपना दिमाग लगाया, 2-4 दिन रुका वहाँ पे। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको रोड को नीचे से खोद दिया जाए 4 फीट 5 फीट। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए ये भूटान पावर कॉरपोरेशन का काम है, अगर जितना आप लेट करोगे इस प्रोजेक्ट को उतना लेट होगा। तो उन्होंने मेरे को परमिट किया, फिर मैंने यहाँ से वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा था। इंसान अगर सोचे तो वो चांद पे भी जा सकता है, लेकिन सोचना उसी इंसान को है। आप एक एरोप्लेन का ये देखिए, एक आइडिया लीजिए, एक एरोप्लेन है या एक पानी का जहाज। एरोप्लेन सबसे सेफ अगर देखेंगे तो पार्किंग में, एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ा है, लेकिन जब तक वो आसमान का सीना नहीं चीरेगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पानी का जहाज सबसे सेफ वो किनारे पे खड़ा है, वो जब तक समंदर के बीच में अगर सीना नहीं चीरे समंदर का तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और समंदर के बीच में जाने के लिए और आसमान के ऊपर जाने के लिए उसको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रिस्क लेने में कतराते भी इसलिए है कि कहीं गिर ना जाए, जो है वो भी खो ना बैठे। तो आपके मन में कभी ये विचार आया नहीं? साहब मैं तो इतने नीचे से आया, मेरा चला भी जाता तो जाता क्या। नहीं, क्या है कि जब आदमी ऑटो चलाता है ना, तब कम से कम ऑटो मतलब वो मैनेज करना आसान है। लेकिन जब आपके पास गाड़ी है, बंगला है, तो आदमी डरता है रिस्क लेने से, क्योंकि फिर से ऑटो चलाने की तो उसमें इच्छा या हिम्मत बचती नहीं है। तो उस वक्त आपने उसको कैसे हैंडल किया? मैंने देखिए, आज ये कंपनी को बहुत कम समय हुआ है। ये कंपनी प्रोजेक्ट में भी काम करती है, रेल हैंडलिंग का भी काम करती है, ओडीसी का भी काम करती है और स्टील कॉयल का भी यानी स्टील ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है और रेल भी चलाती है। तो हमने हर नया काम सीखने के लिए रिस्क लिया, तब जाके इतने बड़े बने। हमने हर नया काम किया। आज हमारी जैसी कंपनी इंडिया में बहुत कम होंगी जो मल्टीपल जॉब में काम करती है, बहुत कम है। आज अगर आप बोलेंगे तो नागपुर से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और क्या बोलते तुम्हारा लेह लद्दाख, कारगिल, यहाँ हर किसी की सर्विस नहीं है। नागपुर में गिने चुने 2-3 ही लोग हैं। तो हमने हर सेक्टर में, जब तक हम देखिए क्या है, जब तक आप मंदिर में जाओगे नहीं भगवान दिखेंगे नहीं। आप वो मंदिर में जाने के पहले ही आप बोलते हैं कि भगवान दिखना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको हर काम करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा।
लेकिन ऐसा कभी हुआ कि आपने मतलब अभी जो आपने नाम बताए वो सब जहाँ जिस क्षेत्र में आप सक्सेसफुल हुए उसके बारे में, लेकिन कुछ ऐसा काम किया कि जो आप सोचते थे उस तरह से हुआ नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहा, नुकसान हो गया, ऐसा भी हुआ कभी? बिल्कुल हुआ। मैंने हाइड्रोलिक एक्सेस लिया था, 2 करोड़ की एक गाड़ी लिया था, उसमें 60 लाख का लॉस हुआ। लेकिन वो लॉस ने मेरे को इतना कुछ सिखा के दिया कि आज उसके वजह से मैंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। लॉस कभी भी कुछ सिखा के जाता है आपको, लॉस कभी भी बुरा नहीं होता, लॉस कभी आगे आपको उसका फायदा दे। अभी आज देखिए ये कोविड है, अभी जो कोविड है ये चल रहा, ये हमको आज एक सिखा के गया है। हम इससे जब तक इतनी बड़ी त्रासदी देश में नहीं आएंगी तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं, और इस त्रासदी को जिसने झेल लिया वो इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। पैरे खान जी, आपका बिजनेस इतना बड़ा है, रोड ट्रांसपोर्ट मैनेज करना इतनी आसान बात नहीं है। कोई ड्राइवर कहाँ चला गया, कोई गाड़ी कहाँ चली गई, उसका वहाँ पे कुछ हो गया, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये कोविड के टाइम पे तो बहुत ही दिक्कत है कि आपके सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आपका बिजनेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरे बिजनेस बराबर मैक्सिमम लोग होमवर्क कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, और अभी 50-60% तो अभी हम लोग का बिजनेस कम है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से लेबर्स नहीं है, कंपनियां नहीं है, ड्राइवर्स नहीं है। ड्राइवर्स के लिए हमारी कम से कम 40-50 गाड़ी खड़ी है, तो वो तो अभी हमारा रेगुलर जॉब है, हम लोग वो कर ही रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक बार आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ जाएंगे तो लोगों की बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों को कैसे संभालते हैं? इस कोरोना काल में भी आपने कैसे संभाला है? अगर कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो कैसे संभालते हैं आप? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि ये सबसे खतरनाक बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको 24 घंटा जागना पड़ता है, ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। नहीं, देखिए ऐसा, ये इतनी हर बिजनेस के बारे में हवाबाजी बना दी जाती है और इतना डरा दिया जाता है, समझे क्या? जब उस काम के अंदर चले जाओ ना, आपको हर काम अपने से छोटा लगना चाहिए। अगर आपने किसी काम को अपने से बड़ा समझ लिया तो वो काम आप जीवन में कभी नहीं कर सकते। इसलिए चाहे काम कितना भी बड़ा हो, आपको समझना है वो आपसे बहुत छोटा काम है, तब जाके आप सक्सेस होंगे और तब आप वो काम को कर पाओगे। अभी हम टेंशन लेते नहीं, हम एकदम फ्री होके काम करते हैं, बिल्कुल 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे हमारी टीम बराबर प्रॉपर रिपोर्ट का सिस्टम है, कौन सी गाड़ी कहाँ है। सुबह मेरे पास जीपीएस का यह आ जाता है कि इंडिया में हमारी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं, किसको कितने पैसे देना, पूरा बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये मानवता एक ऐसी चीज़ है कि जो इस दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने रखने वाली चीज़ है। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को लेकर झगड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों के लेकर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन इस समय में बहुत सारे लोगों को पता चला है, हमको भी पता चला है कि ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप ये सब जब देखते हैं, आपको ऐसी कौन सी वो पल था कि आपको लगा कि यार ये लोगों के लिए अभी करना चाहिए, जबकि लोगों के पास बहुत सारा रिसोर्सेज होते हैं लेकिन लोग ऐसे रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते, लेकिन आपने किए? वो कौन सा पल था कि आपको लगा कि यार हम ये नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर मैं ये सब रख के क्या करूँगा? नहीं, देखिए एक आपको बता दूं मैं, क्या है, कफन में जेब नहीं होते। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, क्योंकि ये पैसा हमने इसी देश से कमाया है, बराबर। और हमको जब तक हमारे देश के प्रति हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे तब तक इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता। अभी आज कई बिजनेसमैन, आज देश इस इतनी कठिन परिस्थिति में खड़ा है और वो लोग पैसा कमाने का सोच रहे, तो मेरे नज़र में वो लोग क्रिमिनल माइंड के बोले तो चलेगा। अगर ऐसे समय हम लोग सोचते कि नहीं पैसा कमाना चाहिए, और क्या मेरे लोग मर रहे थे, एक नागपुरियन होने के नाते मेरा नागपुर के प्रति फ़र्ज़ है। जब लोग मर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरे को किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुरंत अपना पैसा उठा के लोगों की जान बचाने की, आज मेरे को अपने ऊपर प्राउड होता है। आपने पिछले टाइम पे भी, पिछले साल भी कोई एक कम्युनिटी किचन चलाया था, बहुत सारे लोगों को खाना भी खिलाया था, वो सब क्या था, वो कैसे चला? देखिए यही अच्छे काम आपके साथ जाने वाले हैं। ये बाकी सब पैसा आप बोलो मैं बोलो, ये सब दुनिया में एक चौकीदार है। ये जितना भी हमने कमाया, ये गाड़ियाँ, ये बिल्डिंग है, ये फ्लैट्स, या ये प्रॉपर्टी, ये सब यहीं की ही रहने वाली है। ये जाना सिर्फ आप ही को अकेले है। आज मैं हूँ, कल कोई और आके बैठेगा, परसों कोई और रहेगा। प्यारे खान जी, आपका एक बना बनाया सेटअप है, बड़ा सा बिजनेस है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ऑटो रिक्शा वाले हैं, बस ड्राइवर है,
ट्रक वाले भी है, तो वो अभी कोविड के बाद या फिर इस पूरे दौरान कैसे उभरेंगे? उनका बिजनेस अब कैसे बढ़ेगा, क्योंकि लॉस तो बहुत हो चुका है। देखिए, जो बीत गया उसको याद करके कोई मतलब नहीं है। आगे हम कैसे खड़े हो सकते हैं उस पर हमको पूरा करना है। और भगवान इतनी शक्ति दे देता है कि वो समय कितने से कितना भी बुरा आ जाए वो इंसान को चलना सिखा देता है। अभी देखे जो कश्मीर में रहते उनको कश्मीर के हिसाब से रहना सिखा देता, कोई राजस्थान में रहते उनको राजस्थान के हिसाब से रहना सिखा देता। जो जहाँ है उसको भगवान वैसा रहना सिखा देता है। वो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं। अब जो हो गया वो तो हो गया, आगे क्या अच्छा करना है वो हमको सोचना है। वापस से हमको ट्रैक पे आना है, वापस से मेहनत करनी है। प्यारे खान जी, अभी आपने बताया कि शुरुआत में ट्रक लेने के लिए आपको कोई कर्ज नहीं दे रहा था, बहुत सारे बैंक आप घूमे, फिर ING वैश्य बैंक के मैनेजर ने आपको लोन दिया, वही मैनेजर बाद में आपकी कंपनी में भी डायरेक्टर बन गया, तो मतलब उनके साथ कैसे रिलेशन बना? वो पहला जो लोन है वो किस आधार पर उन्होंने आपको दिया, या आपकी महत्वाकांक्षा देखकर आपको लोन दिया उन्होंने? नहीं, उसके लिए ये बोल सकते हैं उन्होंने मुझ पर दया किया, क्योंकि लोन का एक्चुअली क्या स्लम एरिया में लोन दिया नहीं जाता। लोन के क्राइटेरिया रहता है कि किस जगह देना है और कहाँ देना है। तो पहले उन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में उनको पता नहीं क्या मेरे पे दया आ गई, क्या हुआ, फिर उन्होंने वो मुझे 11 लाख का लोन दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ये लोन दिया तो तुम वापस चुका दोगे? मतलब साहब, मेरी तो नीयत वापस चुकाने की है, अब देना नहीं देना आपकी मर्जी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा धंधा अच्छा चल पड़ा और उसके बाद उनका नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र हो गया और ING वैश्य बैंक बन गई कोटक महिंद्रा बैंक। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे यहाँ आ जाइए करके, तो उनको बॉम्बे जाना नहीं था, वो आ गए मेरे यहाँ। आज मेरा कारोबार संभाल रहे, अभी वो मेरे यहाँ फाइनेंस हेड है। प्यारे खान जी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हो ही, लेकिन अभी हम सब लोग आपको एक सोशल वर्कर भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन मैन ऐसे आपकी आइडेंटिटी हो चुकी है। आपको कौन सी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा भाती है, एक बिजनेसमैन या फिर सोशल वर्कर? नहीं, देखिए, बिजनेसमैन तो ठीक है, लेकिन सोशल, ये मेन तो सोशल वाली जो ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही साथ में जाना है। बिजनेस तो यही रह जाएगा मेरा। और दूसरा ऐसा कि आपके इस पूरे सफ़र में आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा। कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसे पल है जो आपको हमेशा याद रहेंगे, या फिर वो जब आपको याद आते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हो, ऐसी कुछ यादें हैं आपकी? नहीं, बहुत सारे ऐसे समय आए कि मैं जो बहुत सारी दुख की घड़ी के साथ गुजरा हूँ। जैसे कि स्कूल में हम लोगों को एक ही पैंट शर्ट था और उसको पूरा साल पहनना पड़ता था। और वो फिर पीछे से फट जाता था। आप तो ऐसे बहुत सारे आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से आप अब ऐसे मुकाम पे आए हो कि अब आज अगर आप चाहो तो रोज एक नई गाड़ी यूज़ कर सकते हो। नहीं, लेकिन मैंने आज भी पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ी है। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाता था उस समय के दोस्त है, तो मैंने पुराने लोगों को भूला नहीं है। आज भी मेरे साथ वही लोग हैं। और मेरे बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो आज भी यही समझते कि मैं ऑटो रिक्शा ही चलाता हूँ। क्योंकि एक दोस्त मेरे को काफ़ी पहले मिला था, तो पूछने लगा कि आजकल कहाँ से ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो मैं बताया बस चल रहा है। उससे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किए। पहले जब भी आप नागपुर में घूमते रहेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर प्यारे खान ऐसी आपकी पहचान होगी, तो लोग उस हिसाब से ही बातें करते हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन अभी पूरे नागपुर को आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत लोगों की जान आपने बचाई है। अभी जब लोगों से मुलाकात होती है जिनको ये पता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो जब भी अभी मुलाकात होती है तो उनकी भावनाएं क्या होती है? नहीं, सब बहुत लोग दुआ दे रहे हैं मेरे को। और मैं तो एक श्री नितिन गडकरी जी का एक एहसान था, शायद मैं वो जीवन में कभी उतार ना पाऊँ। और दूसरा एहसान उन्होंने मुझ पे विश्वास करके
इतना बड़ा कर दिया कि शायद ये भी मैं उनका जीवन में कभी एहसान उतार ना पाऊँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे अगर देखिए पैसा देना और एक काम करना दोनों चीज़ में अलग, अगर वो मुझ पे विश्वास ही नहीं करते, आज उन्होंने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब सबको साइड में करके पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में दिया और उनको बोला कि ये मैनेजमेंट ऑक्सीजन का यही करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये मेरे लिए सपने जैसा था। तो कभी मैं उनका एहसान उतार पाऊँगा कि नहीं उतार पाऊँगा पता नहीं। प्यारे खान जी, आपने कभी आपके मम्मी से पूछा कि आपका नाम उन्होंने प्यारे क्यों रखा? मतलब जो लोग आपसे दुश्मनी भी करे, नफरत भी करे, उनको आपको प्यारे ही बोलना है? नहीं ऐसा कुछ ये तो आपकी बात सही है। मेरे को बचपन में कालू करके बोला जाता था, क्योंकि मैं मेरे बड़े ब्रदर से थोड़ा ज़्यादा गोरा था। अच्छा। तो तो मेरे बड़े ब्रदर बोलते थे कि मेरे से काला है करके, तो ऐसा करके मेरा नाम कालू पड़ गया था घर में। तो अब मम्मी ने क्यों रखा प्यारे नाम, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं और कभी मैंने पूछा भी नहीं। अभी आपके साथ मतलब आपके कंपनी के लिए कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 1200 लोग काम करते हैं। अच्छा, तो 1200 लोगों की मतलब जिंदगी, उनके फैमिलीज, वो सब आपके कारण वो चल रहे हैं। आपको सबसे खुशी किस बात से मिलती है? नहीं देखिए, मैंने कोई भी काम को अपने से कठिन तो मैंने कभी किसी काम को माना नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। और सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी मिलती है कि लोगों की जो हेल्प करना, किसी की मदद करना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे मन को सुकून मिलता है कि नहीं आज अपन ने कुछ किया है करके। एक गाड़ी वॉश करने वाला लड़का और आज इतने बड़े बिजनेसमैन आप बने हैं, तो ये जो सफ़र आपने तय किया है, तो पीछे मुड़ के देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस कर गए आप, ये चीज़ें थी कि मुझे करनी थी ज़िंदगी में, क्या लगता है उन बारे में आपको? नहीं, मैंने ऐसा कोई भी चीज़ मिस नहीं किया, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया। और एक दिन जब मेरे बारे में पेपर में छपा, तो जिनके मैं गाड़ी वॉशिंग करता था उनसे मैं मिला, तो वो मुझे बोलने लगे यार आज मेरी भी कंपनी है, मेरी भी कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ है और तेरी भी कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ है। तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारे खान जी, मैंने कहीं तो आपका एक भाषण सुना था और उसमें आपने वो JSW का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कैसे मिल गया उसके बारे में बताया था। तो मतलब आपने जब बताया कि ईमानदारी और मेहनत ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो वो बताइए ना। जी जी। तो उनका क्या था कि उनके इंडिया के टॉप 32 वेंडर्स काम करते थे और 2013 की बात है। तो पहले तो मैं 2 साल चक्कर काटा और मेरे में एक आदत है कि मैं कोई भी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ, जब तक कंप्लीट ना हो मैं उसको छोड़ता नहीं, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे। तो JSW का वेंडर बनना था, तो मैं कंटिन्यू उनके यहाँ चक्कर मार रहा था, तो बड़े मुश्किल से मैं वेंडर बना। 5 लाख के आसपास का काम करता था। तो उनके एक उस समय मिस्टर मुकुल वर्मा प्लांट हेड थे, तो वहाँ 32 वेंडर काम करते थे और इंडिया के टॉप वेंडर थे वो 32 वेंडर जो थे, ट्रांसपोर्ट वेंडर इंडिया के टॉप वेंडर थे। तो उस समय उनका डिस्पैच था 37,000 टन के आसपास था और मैं देखता था कि भाई ये कैसा करते काम, उनको यानी कोई टेंशन नहीं, काम कंपनी का हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, और 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते थे। तो उस समय मेरे को 5 लाख का काम मिला, तो मैं अपना काम बड़ा ईमानदारी से और पूरा सही उनका मटेरियल को सही समय पे पहुंचा देता था। तो उनको लगा कि नहीं यार ये लड़का ठीक है करके। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा 5 लाख से 50 लाख का काम दिया, 50 लाख से 5 करोड़ का, 5 करोड़ से 20 और 20 से 50 और 50 के बाद सीधा 500 करोड़ का काम दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका पेनिंग लिए क्या है, आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पेन है? तो बोले यार यहाँ का माल ही नहीं उठता। तो मतलब मैं करके देता हूँ, मैं अपना मैनेजमेंट लगाता हूँ। तो बोले कैसा करेंगे? मतलब मैं आपको करके देता हूँ। तो मैंने वहाँ अपना दिमाग लगाया, अपनी टीम को बैठाया कि ये काम हमको करके दिखाना है। जब उनको करके दिखाया तो उन्होंने 32 में से 29 वेंडर को बाहर कर दिया और 3 वेंडर में से 90% काम मेरे को दिया। 90% काम मैंने अकेले ने किया और 2 ने 10% किया। तो आज वो 500 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी 31 मार्च को ख़त्म हुआ और बिना कोई ओपन हुए, बिना कोई उनको तकलीफ हुए, ये 3 साल में मैंने वो पूरा काम करके दिया 500 करोड़ का। अभी वापस से मेरे को और काम दिया उन्होंने 350 करोड़ का। नहीं, अभी आपने बताया कि आपने दिमाग लगाया, वो काम
कर दिया, मतलब क्या किया था आपने, क्या प्रॉब्लम था और आपने उसका हल कैसे निकाला? देखिए वहाँ क्या था मालूम है क्या, वहाँ से इनका जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और उतनी गाड़ी थी नहीं वहाँ पे उस साइड लेके जाने के लिए। तो मैंने बोला यार गाड़ियों में ना, तो फिर मैंने क्या किया, दिमाग लगा, एक ट्रेन को किया, ट्रेन बुक किया और वो ट्रेन में उनका माल डाला। अच्छा, जो एक एक गाड़ी में 30 टन जाता था, मैंने एक साथ 2700 टन एक ही बार में भेज दिया उनका माल और वहाँ पे अपनी टीम बैठा दी है और वो चीज़ दूसरे के किसी के दिमाग में आई नहीं। तो ऐसा करके उनका डिस्पैच, आज उस कंपनी का डिस्पैच 37,000 था, आज 72,000 टन हो गया है। आपने शुरू में बताया था कि आप कीबोर्ड भी बजाया करते थे, क्या वो चालू है, मतलब अभी बजाते हैं? हाँ बजाता हूँ, कभी आप आओगे तो भजन वजन सुना दूंगा एक आधी। गाते भी है? हाँ गाता भी हो। अच्छा, तो मतलब फिर तो बनता है कि ये शो खत्म होने से पहले कुछ तो आप सुनाएंगे। मेरा क्या फेवरेट भजन है, हे राम करके, और अक्सर मैं कभी भी घर में रहा तो गुनगुनाता रहता हूँ या तबले वाले के साथ बैठ के बजाता रहता हूँ। अच्छा, तो 2 लाइनें सुनाइए ना। हाँ क्योंकि हमारे, हाँ वो सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे हुजूर की एक सुन्नत है, क्या मुसलमान बनने के पहले एक इंसान बनो, उसके बाद मुसलमान बनो। तो बस मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, किसी भी धर्म के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी धर्म का बनने के पहले इंसान बनो और बाद में वो फिर धर्म का नाम से वो उसको करो। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत अच्छा। प्यारेखानजी, तुमच्याकडे फक्त पैशांची श्रीमंती नाही आहे तर विचारांची पण श्रीमंती आहे आणि मनाची श्रीमंती आहे आणि म्हणूनच तुम्ही इतर पैसेवाल्यांपेक्षा खूप वेगळे ठरता। तुमचं हे काम म्हणजे तुम्ही जे ओरिजिनली काम करता तेही खूप मोठं होत राहू दे, समाजसेवेचं व्रत हाती घेतलंय तेही पुढे असंच चालू राहू दे, या आमच्या शुभेच्छा आणि मनापासून आपले आभार कट्ट्यावर आल्याबद्दल आणि गप्पा मारल्याबद्दल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आपण इथेच थांबतोय। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।